मेरी बेटी अक्सर अपने सौतेले के साथ सोती थी। दोनों ही जवान थे। मेरी बेटी सुबह सवेरे कमरे से नहाकर निकाल करती थी और अक्सर बेहोश हो जाती थी। एक दिन मेरी बेटी वॉशरूम में उल्टियां कर रही थी। मुझे कुछ शक सा हुआ और मैं रात को उनके कमरे में चली गई। अचानक दरवाजा खुला तो मेरा दिल फट गया। मेरा सौतेला बेटा और बेटी एक साथ। मैं शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कम ही उम्र में कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ फिर से औलाद की खुशी ना देख पाई थी और मेरे पिता को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, मगर वह कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से दूसरी शादी न कर सके। बस इसी वजह से वह मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते थे। इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्द कर दी थी। मेरा पति प्राइवेट जॉब करता था। हमारी 2 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन ऑफिस से आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और वह मौके पर ही इंतकाल कर गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम ना था। इद्दत पूरी होने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे माता पिता के घर भेज दिया। शायद वह मुझे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनके ख्याल में मैं एक मनहूस औरत थी। मैं चुप करके अपने मायके आ गई। अब आप तो मुझे पहले ही बोझ समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत रोती। आखिर मेरे पिता ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरी बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मुझे रिश्ता भी ना मिलता। उसका बेटा मेरी बेटी से कुछ छोटा था। उसके बेटे का नाम जुनैद था और मेरी बेटी का नाम नायला था। हम लोग साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। नायला और जुनैद बड़े हो गए। मेरे पति इस दुनिया से चले गए, यानी कि मेरे दूसरे पति भी इंतकाल कर गए। उनकी तबीयत बड़ी खराब रहती थी, इसलिए उनकी बीमारी के साथ ही इस तरह गुजर हो रहा था। घर हमारा था, इसलिए किराए की टेंशन नहीं थी। एक दिन हम सब सो रहे थे, बहुत ही जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल फट गया। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने देखा ये तो जुनैद के कमरे से आवाज आई थी और उसके कमरे की छत गिर चुकी थी। मैं बुरी तरह घबरा गई कि कहीं जुनैद भी तो छत के नीचे नहीं आ गया। वह तो मेरे पति की आखिरी निशानी थी। मैं भागकर उसकी तरफ गई तो वह वहां नहीं था। शायद बाथरूम जाने के लिए उठा था और इसीलिए उसकी जान बच गई थी, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोबारा से छत डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ बन गया था, सारी छत गिर चुकी थी और बस उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए बिस्तर किचन में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर तो बहुत सर्दी थी और बाहर कोई सो नहीं सकता था। कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। 2 लोग भी बड़ी मुश्किल से सो पाए। अब वह दोनों कमरे में सो जाते थे। मजबूरी थी, क्या करते। एक कमरे में मेरे पति ने तो दुकान डाल कर दी थी। घर में 3 ही तो कमरे थे। यूं तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे मुनासिब थे, लेकिन एक दुकान के लिए भी कमरा जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। जुनैद तो उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया, मगर नायला अभी तक जागी नहीं थी। लेकिन वह इतनी देर तो कभी भी नहीं करती थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी जग जाया करती थी। उसको आवाज दी तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे चेक किया तो पता चला वह बेहोश हो चुकी है। क्या हो गया है उसको। मैंने जुनैद को आवाज दी और उसको कहा कि मोहल्ले वाले डॉक्टर को बुलाकर लाओ। डॉक्टर आया तो उसने यही कहा कि काफी कमजोरी की वजह से बच्ची बेहोश हो गई है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम ना करवाए, उससे बस आराम करवाए और फल वगैरह खिलाए पिलाए ठीक हो जाएगी। जब बेटी को होश आया तो मैंने पूछा क्या हुआ।
तो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाकर कमरे में वापस आई तो वह कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने जाकर देखा तो वह इसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने कहा कि अभी अभी होश आया है और तू यहाँ बैठकर काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा आराम करना है, कुछ खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी, चल उठ जा यहाँ से। तो वह कहने लगी कि नहीं, मुझे ये चादर जरूरी धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए एक ही चादर है हमारे पास। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत कहाँ से सवार हो गया? तेरे सर पर इतनी तो चादर गंदी नहीं थी, छोड़ दे उसको, मैं खुद धो दूंगी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी और चादर को धोकर तार पर फैलाकर उसके बाद ही नाश्ता किया कि थोड़ी देर के लिए सो गई। जुनैद तो काम पर चला गया। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक की पढ़ाई करवाई थी और वह एक जूता की दुकान पर काम किया करता था। घर में दुकान में खुद ही चलाती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। इस तरह दिन गुजर गया। इसी रोज जुनैद ने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था। नायला पहले ही कमरे में जाकर सो चुकी थी और वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने किचन में चारपाई डाली थी। जगह बदलने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद कर रही थी। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी मुझे मेरी पहली शादी का ताना नहीं दिया था। मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी बेटी समझता था और मैंने भी जुनैद को कभी यह नहीं बताया कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी अपने हिस्से का प्यार मुझसे ले लिया। वैसे भी अब हमें उसी का सहारा था। वह इस घर में मर्द था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उसे कहा कि अपने आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वह मेरी हर बात मान लेता था। लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। नायला फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म से सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मैंने फिर से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। उसको खाने में क्या खिलाया था, मैंने सारी तफसील बताई। मैंने कहा कि यखनी बनाकर दी थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं किया। तो डॉक्टर ने कहा फिर दोबारा से कैसे इतनी कमजोरी हो गई? आप इस बात को सीरियस नहीं लेंगे तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना, कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा और वहां से चला गया। मैंने भी अपनी बेटी को जब होश में देखा तो उससे कहा कि तूने अब फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखकर मैं हैरान रह गई। वह फिर से चादर को धो रही थी। इस दफा तो मैं उसे दूर से देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो भी वह कर रही थी उसे सब कुछ मालूम था। वो बेहोशी से उठकर चादर धोना शुरू कर देती थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था? और वह तब से बेहोश हो रही थी जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था। मेरा बेटा उसके लिए गैर महरम था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ बड़े हुए थे। उन दोनों में तो बहन भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी? वह जवान लड़की थी, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। जवानी में तो औरत में बहुत ताकत होती है। औरत तो कमजोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां बेहोश होने लगी तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसने चादर धोकर फैला दी। वह आसपास भी देख रही थी, तो जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं किचन में खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको जताया नहीं। लेकिन फिर मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर लेट गई
और उसने अपने ऊपर लेने वाली चादर ओढ़ ली ताकि मुझे पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। बच्चे ही गोलियां टाफियां लेने आते थे जो 5 या 10 रुपए देकर चले जाते। इस तरह तो काम चलने वाला नहीं था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात अपने बच्चों को नहीं बताई थी और जुनैद को उन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वह पहले ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात भी बताती तो वह और भी परेशान हो जाता कि मैं खुद बहुत परेशान थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीज़ खिलाएं। घर में तो दाल रोटी के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे और बेटी को कुछ ऐसी बातें करते सुना जिसकी मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, तुमने तो अभी से अपनी तबीयत खराब कर ली है। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतना मसला हो रहा है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है। मेरे बेटे ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की तो बात है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। क्या हो रहा था सब कुछ मुझे उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दिन तो यह मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर दीवार पर डाला हुआ था और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टियां कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? तो कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया? तुम्हारा क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो तुम? अगर मुझे पता चला कि तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारी बाप की इज्जत दांव पर लग गई, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा, अम्मी आपकी किस तरह की बातें कर रही हो? लगता है आपने कोई फिल्म देखी है या कोई ड्रामा देखा है। कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर मैंने चादर को धोया है तो क्या हुआ, गंदी हो गई थी? बस इसलिए। आपको पता ही है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है। दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे पेट में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो उसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह जमीन पर मेरा बेटा भी आ गया। उसने कहा कि अम्मी आप क्या कर रही हैं? आपने पर हाथ क्यों उठाया है? तो मैंने कहा, हाँ मैंने मारा है। अच्छा, क्या है, मुझे उसे पर हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना अब मुझे खुद पता नहीं कि मुझे क्या हो गया। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैंने वही बोल दी, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट ऑन थी और मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि इस वक्त वह क्या कर रहे थे। उनको तो इस टाइम सो जाना चाहिए था और दोनों मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जो कमरे के करीब गई तो वह न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी कहने लगी कि हाँ, खुश किस्मत हूँ। लेकिन अभी जब फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी को परेशान देखकर अच्छा नहीं लग रहा। कब तक उनसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। उन्होंने दरवाजे को अंदर बंद किया था। क्या वजह थी दरवाजा बंद करने की? क्या जरूरत थी? वैसे अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था।
मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दी, लेकिन दस्तक के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में काफ़ी टाइम लगा दिया। और उसके बाद मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कोई भी नहीं था। वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे अभी जागे हैं। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस टाइम जागेंगे और बातें क्यों करेंगे, हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी कर रहे थे, हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। इसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लेकिन मैं समझी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मैंने एक दिन मेरी बेटी के बाजू पर निशान देखे। ये तो जख्म के निशान थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा कि उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। वह भी इतनी दफ़ा मेरी बेटी मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके जिस्म पर अजीब व गरीब निशान होते थे, और कभी उठकर अपने बैग की चादर धोने लग जाती थी। मुझे कमरे में जाने भी नहीं देती थी। मेरा दिमाग जहाँ जा रहा था ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी, मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे दीन की बहुत अच्छी समझ थी। जब सगे बहन भाई को इस्लाम ने 10 साल की उम्र में ये हुक्म दिया है उनका बिस्तर अलग कर दो, तो फिर मैं कैसे सौतेले बहन भाई को सुला रही थी। मेरी गलती थी। जब हम दीन के खिलाफ जाएंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे ही। जिस किस्म के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता वह सच हुए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा है। अब मैं अपने बेटे और रोक रही थी। एक दिन जुनैद नायला को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं उनकी बात सुनने लगी। उसने कहा, ये दवाएं हैं तुम्हारे सही होने के लिए, दवाएं ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर गोलियां दी। मैं परेशान हो गई। किस चीज़ की गोलियां दे रहा था वो? कौन सा मसला है ये दोनों हल करना चाहते हैं और इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ये दवाएं कुछ अजीब सी क्यों लग रही है? मेरी बेटी ने भी दवाएं फौरन से पकड़ ली, उनको अपने पल्लू में छुपा लिया। बेटी ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी बेहोश भी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद शायद उसकी गोलियां खत्म हो गई और दूसरे दिन फिर से बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने बहुत एहतियात से वह चादर अपनी बेटी के नीचे से खींच ली और इसको तरीके से फोल्ड करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि उस पर ऐसा क्या लगा था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह होते ही धोना शुरू कर देती और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का ख्याल भी नहीं करती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने गौर किया तो ये देखकर मैं हैरान हो गई कि उस चादर पर खून के दाग थे। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये खून के दाग कहाँ से आ गए। मैं हैरान हो गई, ये सब क्या है। फिर बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर मेरी बेटी को ही पता चल ही गया मैंने चादर देख ली है। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। तो उसने कहा कि अम्मी वह चादर कहाँ है। तो मैंने कहा कि वह तो मैंने धोकर डाल दी है। मेरी बेटी जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ देख चुकी हूँ। इस चादर को जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो कि यह सब कुछ क्या है।
क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बुरे ख्यालात आ रहे थे। फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे। घर की दुकान चल नहीं रही थी, भाई भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहा था। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाए। फिर भाई के दोस्त ने उसे और मुझे एक अस्पताल में काम दिलवा दिया। वह सुबह अस्पताल में जाता और मैं रात को जाती, और इस काम के बहुत सारे पैसे वह हमें दे रहा था। उधर भाई भी पूरा दिन वहीं पर होता था। रात को वह मुझे ले जाता। हम काम खत्म करने के बाद वहां से आते। हमें पता था आप कभी भी हमें अस्पताल में काम नहीं करने देंगे, इसलिए हम आपको ये सब कुछ ना बताना चाहते थे कि हम ये सब काम कर रहे हैं। और अस्पताल में जगह जगह गंदगी की वजह से मुझे एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। एलर्जी कम हो जाए, हमने इतने पैसे बना लिए हैं, क्या उस कमरे की छत डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ले सकते हैं। हमें पता है कि आपको हॉस्पिटल में जॉब करना पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया। आपने जो बातें की वह हमारे दिमाग में तीर तरह जाकर लगी थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है। देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं, और उसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वह उनके साथ भी तो जाकर रह सकता है, लेकिन फिर भी वह हमारे साथ रहता है क्योंकि वह हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी बहन ही समझा है, कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की। वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता है, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि रात में जो भी कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने वाकई बहुत ज़्यादा गलत बात सोच ली थी। इतनी ज़्यादा गलत बात कि जो बिल्कुल भी मुझे सच नहीं चाहिए थी। मैंने यह बात जुनैद को नहीं बताई, और मेरी बेटी ने भी उसे बताने से मुझे मना किया था कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब ये काम वैसे भी खत्म हो गया था और मैं उसकी नज़र में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। उसने कमरे की छत डलवा दी। अब हमारा घर का कमरा भी ठीक हो गया था। हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया, लेकिन अच्छा ये किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेक औलाद दी, चाहे वह औलाद मेरी अपनी थी या पराई। मेरे दोनों बच्चे ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनती है। इस बात को समझते हैं, अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर बाप का साया नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी मैं माँ को नसीहत करूँगी कि इस मामले में शरीयत का लिहाज करें और वह गलती ना करें जो मैंने की है। मुझे दोनों को एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वह हो भी सकता था। अगर हो जाता तो सब खत्म हो जाता। हमें सबसे पहले अपने रब के हुक्म को सामने रखना चाहिए। बच्चे 10 साल के हो जाए तो उनका बिस्तर अलग कर देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प कहानी के साथ।